रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोताओं को संदीप त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हाजिर हूं कार्यक्रम मन की आंखों से लेकर के, और वर्ष 2021 का पहला कार्यक्रम, इसलिए हमारे सभी सुनने वालों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप सब जानते हैं श्रोताओं, हमारे साथ पिछले 3 शनिवार से आदरणीय RS चौहान सर जुड़े हुए हैं देहरादून उत्तराखंड से। आज भी यह कार्यक्रम उन्हीं के साथ रहेगा, और आज हमारे साथ कुछ हमारे श्रोता मित्र भी जुड़े हुए हैं, कुछ मेहमान भी जुड़े हुए हैं। श्री गंगानगर राजस्थान से हमारे साथ कुलवंत सिंह जी, जो कि एक अध्यापक हैं, और जहांगीर चांपा छत्तीसगढ़ से आकांक्षा सिंह, जो कि एक विद्यार्थी हैं, और उत्तर प्रदेश की निवासी शिम्पी पाल, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही हैं, मिरांडा कॉलेज में शायद, तो वो हमारे साथ दिल्ली से जुड़ी हुई हैं। कुल मिलाकर के ये 3 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आप जानते हैं श्रोताओं, कार्यक्रम ब्रेल लिपि के क्रमिक विकास पर चर्चा चल रही है कार्यक्रम में सबके साथ में, और 1952 तक कैसे कैसे ब्रेल आगे बढ़ी, ये सब चर्चाएं हुई। तो डॉक्टर चौहान सर, आपका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। नमस्कार, और नववर्ष की आपको तथा समस्त श्रोताओं को मेरी ओर से भी हार्दिक शुभकामनाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सर, कार्यक्रम की शुरुआत आज मैं करना चाहूंगा। एक प्रश्न आया था हमारे पास जी हमारे मंच पर, क्योंकि पिछले कार्यक्रम में आपने बैटल ऑफ कोड्स पर काफी विस्तार से चर्चा की थी। हाँ जी जी जी। तो इससे संबंधित एक प्रश्न हमारे दीपक भाई शापरिया जी हैं, प्रोफेसर हैं इतिहास के अहमदाबाद गुजरात में। उन्होंने प्रश्न ये रखा था सर कि क्या लुई ब्रेल साहब ने भी स्वयं कोई कोड का निर्माण किया था अपनी ओर से, कि नहीं उन्होंने बस आविष्कार करके ही छोड़ दिया? बहुत सुंदर आपने जो प्रश्न पूछा उनकी ओर से। मैं आपको बताऊं, जो पहला संघर्ष शुरू हुआ, 2 मिनट में उसको बता देता हूँ। लुई ब्रेल साहब ने जब ये अपनी संहिता तैयार की, क्योंकि लिपि थी तो निश्चित रूप से एक अपने आप में ये कोड था। और आपको ये बता दूं कि किस तरह से वो इस कोड को तैयार करने में समर्थ हुए। बड़ा ही वैज्ञानिक उनका तरीका था। 6 डॉट्स लिए 2-2 की, मतलब 3-3 बिंदुओं की 2 पंक्तियों में, और उन्होंने इसको नाम दिया, जिस पर आगे चलकर काफी संघर्ष हुआ। उसको दिया, इसको कहते हैं 7 लाइन सिमेट्री। अच्छा, 7 लाइन, ओके। जी हाँ, 7 पंक्तियों में उन्होंने इसको, जो है जितने चिन्ह बनते हैं उनको 7 पंक्तियों में बांटा था। उसका एक का उदाहरण देके मैं समझा, क्योंकि उन्होंने जितने भी ये 1 2 3 4 5 6 बिंदुओं से जितने चिन्ह बन सकते हैं, वो कुल मिलाकर 63 बने, और 63 को उन्होंने 7 पंक्तियों में विभक्त कर दिया। उसी को ओरिजिनल 7 लाइन सिमेट्री कहा जाता है। अब था ये, क्योंकि लुई ब्रेल साहब, 2 चीजें समझ लीजिए, मूलतः वो फ्रांसीसी थे। तो पहली जो उन्होंने अपना ये किया, वो फ्रेंच लैंग्वेज को ध्यान में रखते हुए किया। तो देखिए, उन्होंने पहली पंक्ति जो बनाई, फिर आप समझ जाएंगे। पहली पंक्ति में उन्होंने केवल ऐसे चिन्ह लिए जिनमें केवल बिंदु संख्या 1 2 और 4 5 शामिल थे। तो पहली पंक्ति उन्होंने कौन सी बनाई, जिसे हम अगर अंग्रेजी में कहें, क्योंकि उस ढंग से आया, ABCD EFGHIJ, ये जो है ये पहली पंक्ति के चिन्ह है। करेक्ट? जी। अब क्योंकि स्थिति है, नाम अलग है, उच्चारण अलग है, लेकिन रोमन लिपि पे सारे, तो जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसके भी पहले 10 अक्षर और अंग्रेजी के भी पहले 10 अक्षर, वो तो समान है। अंतर क्या है कि अंत में जाके अंग्रेजी का जो W है वो फ्रेंच में W नहीं होता, तो वहाँ समस्या आई। उसी लिए आप देखेंगे कि अंतर आएगा। यूँ देखिए, पहली पंक्ति A से J तक हो गई, फिर हर एक चिन्ह पर उन्होंने क्या किया कि बिंदु संख्या 3 जोड़। अच्छा। अब देखिए, A का K बन जाएगा, B का L बन जाएगा, C का M बन जाएगा, तो ये अगले 10 अक्षर बन गए।
आप देखिएगा, है ना। तो वहां पहुंचने के बाद ये 2 पंक्तियां बन गई 10-10 की। फिर क्या किया कि उन्होंने उसमें बिंदु संख्या 6 जोड़ दी जी। तो अगर पहली में जो ए था 3 जोड़ने से के बन गया जी, और 6 जोड़ने से वो यू बन गया। जी जी जी। अब यू पिच अब बन गया 6 जोड़ने से, तो एल में 6 जोड़ा तो वी बन गया जी, यू वी, ठीक है ना। जी 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 यहाँ तक आ गया जी। लेकिन अगर सी में 6 जोड़ोगे जी, तब तो वो डब्ल्यू तो बनेगा नहीं बनेगा। बिल्कुल सही है सर। तो उनकी समस्या थी जब अंग्रेजी में ये आया तो डब्ल्यू को जो कहीं और किसी पंक्ति में था उससे ले आया, फिर यू वी डब्ल्यू एक्स, ओके, एम में 6 जोड़ा एक्स बना दिया जी। और इस तरह से वो जो है उन्होंने पूरा किया। इसमें उन्होंने क्या किया था कि जब ऊपर के 1 2 4 5 बिंदुओं में जोड़ जोड़ के ये हो गया तो फिर उन्होंने उसको जिसे कहते हैं लोअर केस, जैसे 2 3 5 6 उसमें रखने की कोशिश की। ए का नेचुरली जो यहाँ कॉमा बन जाएगा जी, और जो बी का है लोअर बी वगैरह वगैरह जी। इस तरह से करते करते उन्होंने 7 लाइनें बनी और उनमें से पहले जो अक्षर थे, चिन्ह कहना चाहिए जी, उनको तो जो भाषा के ये थे अपने उच्चारण के लेटर्स थे जी, उनको असाइन कर दिया और उसके बाद क्या किया कि बाकी जो चीजें बची उनको पंक्चुएशंस के लिए इस्तेमाल किया जी, और कुछ चिन्ह और जो बच गए ओरिजिनली उन्होंने उनको छोटे मोटे कंस्ट्रक्शंस के लिए यूज कर लिया उन्होंने। जी। अच्छा, फिर क्या किया कि उन्होंने, क्योंकि इसमें बार बार बदलते तो चिन्ह का एक सीमा थी, जी। उन्होंने एक संख्या चिन्ह बनाया जो कि था, उसको संख्या चिन्ह का नाम दिया अगर शुरू में है, जो कि डॉट 3 4 5 6। अब ये पहली दूसरी लाइन का तीसरी चौथी का नहीं, आगे से आया। उन्होंने इसको संख्या चिन्ह मान के ये कहा कि भाई इसके बाद जो भी चिन्ह आएंगे उनको हम अक्षर नहीं मानेंगे बल्कि संख्या मानेंगे। बिल्कुल सर। अब इस तरह से उस पे लगा के A to J मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 और जब आपको 1 से 9 और 0 मिल गया जी तो फिर आप कोई भी संख्या दुनिया की लिख सकते हैं जी। इस तरह उन्होंने संख्या का निर्माण किया। तो पहले साहित्यिक ब्रेल जो कि भाषा लिखी पढ़ी जा सके, उसके बाद संख्या और वो विकास कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने म्यूजिक नोटेशन भी इसमें तैयार की तो इस कार्य वो विकास क्रमिक गति से करते रहे। ये है पहला कोड का जहाँ तक सवाल है वो 7 लाइन सिमेट्री, उसी को लेके फिर दूसरी जगह और बहुत सारे संघर्ष हुए, बातचीत चली। तो ये है स्थिति। जी 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 जी, बहुत बढ़िया सर, बहुत विस्तार से आपने बताया। मतलब उन्होंने भी अपनी तरफ से निश्चित रूप से बनाया तो था। कैसे होता? जी 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 जी। नहीं तो ये प्रश्न उनके सामने भी तो रखा गया होता कि भाई ये बना तो दी, अब करें क्या इसका? करें क्या इसका? क्योंकि उन्हें तो लिपि बनानी थी जी जी, ताकि एक चिन्ह को ए पढ़ा जा सके, किसी को बी, किसी को सी। ये मतलब मैं अंग्रेजी के हिसाब से बता रहा हूँ। जी 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 जी, बहुत सही, बहुत ये स्थिति है जी। तो अब सर अपने आज के कार्यक्रम पर आते हैं जी। 1952 के बाद फिर भारत में क्या स्थिति रही, किस प्रकार सर ब्रेल का विकास होता रहा? इसको 2-3 उसमें बांट सकते हैं हम आप जी, क्योंकि इतिहास कभी अपने उससे तो चलता नहीं होता, हम फिर निर्धारित करते हैं कालखंड और ये सब जी। लेकिन ये है कि इसे अगर हम देखें तो ब्रेल जो बनी, ये भारतीय ब्रेल जिसकी चर्चा मैंने की, तो इसका विकास कुछ इस तरह से है, उसको पढ़ने की और लिखने की दोनों दृष्टि से, कि 1952 के बाद आप समझ ली पहले जो 20 वर्ष हैं 1952 से 1970 जी, आप इसको लगभग 75 मान लीजिए, 25 वर्ष का कालखंड हम मान लें। मतलब 1952 से 1975 से 2000 अभी ले लेते। तो जो पहला कालखंड है 1975 तक, उसमें यह हुआ कि देहरादून की निश्चित तौर से ये पहली जो है प्रेस थी जी, और जब लिपि बन गई तो 1952 में पहला एक जो है ये कोर्स
किया गया जी, भारतीय ब्रेल को सिखाने के लिए। जी जी जी। उसमें कुछ अलग अलग स्कूलों से टीचर्स को बुलाया गया और इसके बारे में बताया गया। और फिर जब सब जगह से, मुझे और तो पता नहीं, लेकिन मुझे ये याद है, क्योंकि इतिहास भी बड़ा मुश्किल से मिलता है, लिखित मिलता नहीं है। जी जी। एक सज्जन इंदौर से थे, एक सज्जन अमृतसर ब्लाइंड स्कूल के थे, मिस्टर सोमनाथ कपूर, जो बहुत अच्छे ब्रेल जानकार थे, ब्रेल विशेषज्ञ थे। अच्छा। तो उनका नाम मुझे बातचीत के माध्यम से पता चला, किसी फाइल से नीचे। वो दो थे और भी आए। तो जब अलग अलग स्कूलों में ये पहुंच गए और फिर उन्हें लगा कि ब्रेल पुस्तकें ब्रेल में छपकर प्रेस से आने लगेंगी जी। तो सब ने फिर अपने अपने कोड्स को छोड़कर इसको मान लिया कि भाई अब तो एक ही लिपि में देहरादून से जब आ जाएंगी पुस्तकें तो क्यों ना हम उसी का इस्तेमाल करें, ब्रेल स्लेट या ब्रेलर से लिखने के बजाय। जी जी। तो इस तरह उसका प्रचार हुआ, और इस तरह प्रचार हुआ तो जो है उसमें ज्यादा लोग जानने लगे और बाकी को छोड़कर वो भारतीय ब्रेल का ही इस्तेमाल करने लगे। तो इसका प्रचार प्रसार पहले 2 दशकों में अच्छी तरह से हो गया। मैं उन व्यक्तियों में से हूँ जिन्होंने इसके पहले जो 2 दशक थे ब्रेल के, जी जी जी, उनमें ब्रेल सीखी। क्या बात है। और उन दिनों पुस्तकें कोर्स वोर्स की तो सब थी नहीं, बिल्कुल बस सर। ऐसे ही कुछ पुस्तकें जो भी लिखी गई जी। तो उस समय जो भी पुस्तक लिखी जाती थी वो हमें किसी ने बताया, तो वो छोटी छोटी वो कई पुस्तकें थी, जैसे हमारे पक्षी थी, कुछ मनोरंजक बाल कथाएं। जी जी जी। तो इस तरह की पुस्तकें छपी, तो उन सबको हम पढ़ते। जो पहली बहुत, जिसे कहना चाहिए ग्रंथ इस भारतीय ब्रेल में छपा किसी समय 1960 के दशक में, जी, वो था रामचरितमानस। अच्छा, क्या बात है। जी जी जी। तो 6 खंड थे उसके, वो ओरिजिनली आज भी है उसमें। तो बहुत मांग रही थी दृष्टिहीनों की, तो वो छपा जी। और हमें कुछ आता तो था नहीं सिवाय ब्रेल पढ़ने के। जी जी जी। तो पढ़ डाला उसको तुरंत हमने मंगाया। जी जी जी। और कहा कुछ आए या ना आए। और आपको आश्चर्य होगा जी, उस समय इसका मूल्य था 6 रुपए। आज एक पेज की छपाई नहीं होती 6 रुपए में। जी नहीं, बिल्कुल, आप तो जानते ही हैं। तो वो हमने थोड़ी बहुत पढ़ी, कुछ समझा, ये स्थिति थी। दूसरा, लिखने का उत्पादन। जी। लिखने का ये हुआ इसी समय जी कि जो इंग्लैंड में स्लेट्स बनती थी RNIB में जी, 1952 तक तो सारी सामग्री वहीं से आती थी, जिसके पास भी थी। तो हमारे इसमें 1954 में एक यूनिट जो है जी, इसी देहरादून में जी, उसकी एक यूनिट थी छोटी सी, जिसका नाम था MBA, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रेल अप्लायंसेस। अच्छा। तो उसमें सबसे पहले वही ब्रेल स्लेट, छोटी बड़ी, दो लाइन की नहीं सर, ये जो छोटी और बड़ी स्लेट थी ये लकड़ी की थी, पीतल का उसका फ्रेम होता था। छोटी स्लेट बच्चों के लिए थी, जो कि चौड़ाई जिसकी कम थी जी, और बड़ी स्लेट जो है वो आज भी उस साइज की है, 9 फ्रेम की, फुल 1/4 जो शीट आती है फुल, वो 1/4 जो है उसमें हम लगा सकते हैं बड़ी वाली का। और जो पेपर मिल से बन के आती है इनके अनुसार, उसके 2 टुकड़े होते हैं उसमें, मतलब एक शीट में 2 पेज बनकर जो फुल साइज है वो हाशिया मोड़कर वो उसमें लग सकता है। तो वो यहाँ लकड़ी की बनाई गई थी जी। बाद में तो और जगह वो दूसरे खंड में बता था। तो वो लिखने का हो गया। तो सबसे पहले जो ब्रेल, फिर उसमें अरिथमेटिक बोर्ड बना, छोटा बड़ा, शुरू में छोटा ही था। तो ये जो है रीडिंग, राइटिंग और अरिथमेटिक, जिसे हम कहते हैं 3R, तो ये पहले 2 दशक में इसकी व्यवस्था जो है इस यूनिट से, मुख्य यूनिट से सेंट्रल ब्रेल प्रेस, फिर धीरे धीरे और बनती गई। और ये सारी जो है, आपको आश्चर्य होगा, ये TCAB के यूनिट्स उसके अंडर आती थी, क्योंकि TCAB जो है ये 1950 में एक तरह से आरंभ हो गया था सिविलियंस के लिए। ये क्रमिक विकास है। तो फिर आया कि साहब
अब तो हाथ से लिखने का हो गया, ये हो गया उत्पादन के लिए। तो जैसा मैंने कहा 1900 ये जो शुरू में जो प्रेस बनी हमारी स्थापित हुई जी। ये एपीएच से 2 पुरानी मशीनें लेके इसको शुरू किया गया जी। और इसमें पहले अमेरिकन स्टाइल में ही अमेरिकन पद्धति के अनुसार जिंक प्लेट पर मास्टर प्लेट बनाई जाती थी, एम्बोज की जाती थी, और उस पर मास्टर प्लेट से फिर हम ब्रेल शीट पर वो अक्षर जो है एम्बोज करते थे, जो कि एक मास्टर प्लेट ली, फिर हमें जितनी उसमें कॉपीज बनानी है अच्छा उस मास्टर जी, ये था तरीका। ओ बड़ा विस्तृत तरीका था सर। जी जी जी, वो अब नहीं है। जी 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 जी। उससे निकाल के उसको प्रेस कहते थे। और जो दूसरा था वो बेसिकली स्टीरियोटाइप ऑपरेट मशीन थी जी। जिसपे मास्टर प्लेट बनाई जाती थी जिंक की प्लेट पर। तो इस तरह से ये पहली प्रेस ये थी। तो भारत सरकार की मदद से फिर धीरे धीरे हर क्षेत्र में छोटी बड़ी 4 ये बनेगी। इसके बाद जो भी है चेन्नई में एक रीजनल प्रेस बनी वहाँ के स्कूल में। फिर ईस्टर्न इंडिया के लिए नरेंद्रपुर कलकत्ता में वही 1960 के दशक में था। तो उस संस्था में एक ब्रेल प्रेस बनी जो रीजनल ब्रेल प्रेस कहलाती थी। फिर एक मुंबई में वो पहले उन्होंने शुरू की थी, फिर इसको सरकार ने ग्रांट देना शुरू किया तो वो रीजनल ब्रेल प्रेस कहलाने लगी, जो अब तो बड़ी एडवांस्ड और कंप्यूटराइज्ड ब्रेल प्रेस है जी। MAB के जिसको कहते हैं जे दुकन ब्रेल प्रेस समथिंग। जी जी जी। उसकी शुरुआत वहीं से हुई थी। अच्छा। तो ये 4 रीजनल ब्रेल प्रेसेस बनी। उसके बाद चेन्नई में एक क्रिश्चियन फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड CFB ने जी शुरू की चेन्नई में, जो बेसिकली क्रिश्चियन लिटरेचर के लिए। तो ये तो 1975 तक पहले 2 दशकों में जो भी चीजें थी यहीं पे पहले वो टेक्टाइल मैप्स, फिर 2 लाइन की वो पॉकेट फ्रेम्स, अलग अलग चीजें जी 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 जी। ये है पहले 2 दशकों की स्थिति। अब जब ये हो गया जी तो फिर आगे बात चली 1975 में आ जाते हैं हम सीधे जी। 1975 से 2000। तो उसमें सबसे पहले बातचीत करके जी, क्योंकि हमारे यहाँ घड़ी की जरूरत थी पर घड़ियां तो मिलती नहीं थी जी। या तो लोगों के पास जो घड़ियां थी वो इंग्लैंड से आती थी, खरीदते थे या जो भी है जी। किसी ने दोस्त ने दे दी, या दूसरा तरीका था इन्हीं सामान्य घड़ियों को लेकर सुनार लोग उसको एक तरह का डिब्बी जैसी बना के जिसका ढक्कन खुल जाए, इस तरह से धीरे धीरे शुरुआत हुई। लेकिन पहली जो सही ब्रेल वॉच बनी वो HM चीनी बनाई 1975-76 में आई। अच्छा। जी हाँ, जो जिसमें जैसा चाबी है उसके साथ ही एक दूसरा बटन था, वो उस शीशे को खोलने के लिए था। बिल्कुल सर। और फिर तो आप जानते हैं अब वो तो शुरुआत हो गई, वो खत्म भी हो गई। अब तो भरमार है, आप चाहे अब तो सर घड़ियां कोई पहनता भी नहीं। हाँ ये भी बात है। तो जैसे जैसे प्रगति होती। जी जी जी। 1975 का जो काल था 1975 से जी, उसमें ब्रेल का कहना चाहिए प्रगति भी हुई जी। और जिसे मैं कहता हूँ जी, पहले नहीं मानता था लेकिन ब्रेल राजनीति का भी दौर चला। हो क्या बात है सर। ब्रेल राजनीति का दौर इस तरह से चला कि ये सोचा गया था कि जब ये पहले हमारी भाषा के लिए लिपि बन गई जी, तो अब हम अंग्रेजी भाषा को देखते हुए दूसरे कारणों से उसमें हम कॉन्ट्रैक्शंस और एब्रिविएशंस का निर्माण करेंगे जी, ताकि जो लाभ मिले हैं वो हिंदी भाषा भाषी लोगों को भी मिल सके, औरों को भी मिल सके। जी जी जी। हुआ ये कि इसमें कई प्रयास किए। 1960 में ये शुरू हो गए थे और 4 लोगों ने इसमें जो है प्रयास किए। संक्षेप की दृष्टि से
मैं इतना ही कहूँगा 4 लोगों ने प्रयास की। 1960 के दशक में ये शुरुआत हुई। जी। तो फिर आप जानते हैं कि मेरा माना माना जाए, इस तरह से उस पर बातचीत हुई, आगे बढ़ी, वर्कशॉप हुई। लेकिन ये सिलसिला चलता रहा और अंततः 1985 में जाकर NIVH ने मतलब हिंदी के लिए जिसे कहते हैं ब्रेल संकोच और संक्षेप संहिता, इसका निर्माण हुआ 1985 में। और सरकार का जो तंत्र था, जिसके अंतर्गत जो पहले डिसेबिलिटी सेल कहलाता था, फिर और कुछ आजकल ये जो MSJ की जिसे हम कहते हैं दिव्यांग एम्पावरमेंट एंड ऑल दैट, बिल्कुल सर, वो उस इकाई ने फिर इसको मान्यता दे दी और ये कहा कि 1 वर्ष जो है इसके लिए कई सारी जो है ये की जाए, कुछ कोर्सेज हो और फिर 1987 से इसको लागू कर दिया जाए। तो उसमें 86-87 में क्योंकि मैं ब्रेल डेवलपमेंट ऑफिसर बना तो उसके लिए कई जगह हमने पहले भी हुई और मैंने भी कई कोर्सेज इसके पाठ्यक्रम किए 15-15 दिन के। तो वो जो मैंने किए वो बनारस में, इंदौर में या और कहाँ थे। और 1987 से ये लागू, तो उसकी बाकी बातें अगर छोड़ दी जाएं, मैं इस बिंदु को समाप्त कर लूं। तो हुआ ये कि इसके प्रति कई कारणों से इसका विरोध था। अच्छा। हालांकि NIVH ने उसको लागू कर दिया, ब्रेल प्रेस में वो जो है बनने भी, पुस्तकें भी इसी भाषा में छपने लगी, वो सब कुछ हुआ। लेकिन फिर भी काफी विरोध था और कई कारणों से था और कई जगह से इसको माना ही नहीं। जी। जैसे DPL में ट्रांसक्रिप्शन यूनिट थी, उन्होंने कभी नहीं इसको माना। एक और ब्रेल प्रेस थी बाद में लुधियाना में, 1-2 जगह और उन्होंने नहीं माना। तो इस तरह से ये चलता रहा और करते हुआ ये जो शब्द या फ्रेज मैं यूज करता रहा हूँ और आज इस आपके रेडियो कार्यक्रम पर सामूहिक रूप से मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसे मैं कहूँगा कि अनडिक्लेयर्ड एंड अनसेरेमोनियस डेथ ऑफ हिंदी ब्रेल कॉन्ट्रैक्शन एंड एब्रिविएशंस। यस सर। तो इसे मैं कहूँगा एक अनौपचारिक ब्रेल संकोच और संक्षेप संहिता की अनौपचारिक अघोषित मृत्यु। मतलब आपसे या मुझसे कोई पूछे सीधा कि साहब क्या स्थिति है आज, ब्रेल संकोच और ये सब है कि नहीं है, अब इसका जवाब मैं ये नहीं कह सकता है या नहीं है। मैं कह सकता हूँ भाई हैं भी और नहीं भी हैं, ये कैसे हो सकता है। अब क्यों कहना पड़ रहा है, क्योंकि औपचारिक घोषणा कभी नहीं हुई कि इसे हम समाप्त कर रहे हैं, और औपचारिक घोषणा ये भी नहीं हुई कि अभी लागू है, वो तो जो थी वही है। तो स्थिति ये है कि सबने इसको इस्तेमाल करना बंद कर दिया, सीखना सिखाना बंद कर दिया। बाकी जिन लोगों, लेकिन मैं यहाँ पर बीच में आपको रोक करके एक प्रश्न आ ही रहा है, छोटा सा संक्षेप में ही मैं उत्तर चाहूंगा कि आप सर जो बता रहे हैं ना, इसकी डेथ हो गई, लेकिन NIVH से जो तत्कालीन NIVH था वहां से कई वर्षों तक, आज भी पता नहीं मुझे है आती है या नहीं, लेकिन नयन रश्मि एक मैगजीन जो है वो कंट्रैक्शन में ही आती रही, हिंदी ब्रेल संकोच में आती रही। इसका फिर क्या वजह हुआ, उसका विरोध नहीं हुआ फिर कि पूरी तरह से बंद कर दिया जाए इसको भी? ऐसा है ना कि विरोध हुआ जी, तभी तो आज की स्थिति अलग है, उसका भी बता देता हूँ। क्योंकि शुरू में नयन रश्मि जो है वो आने लगी कॉन्ट्रैक्शंस में जी, तो उसकी जो है पाठक संख्या बहुत घट गई जी। कुछ लोगों ने कहा कि हम पढ़ ही नहीं सकते तो क्या करेंगे, कुछ ने कुछ और कहा जी। तो फिर एक सुझाव ये आया कि भाई ऐसा है कि हर ब्रेल रश्मि की प्रति के साथ या किताब के साथ जी एक ब्रेल संकोच संहिता की एक प्रति उनको निःशुल्क भेजी जाए जी। उसके बाद फिर ये हुआ कि आधी
वो कॉन्ट्रैक्शंस में हो और आधी अनकॉन्ट्रैक्टेड हो, ओपन में हो जी, ओपन में हो, ये भी चला जी। तो उसके बाद क्योंकि इतिहास जो है कभी सीधी रेखा में प्रकाश की तरह नहीं चला। हाँ बिल्कुल सर, इतिहास तो नदी की तरह चलता है। जी जी जी। कहीं से जलधारा एक चली जी, आगे बढ़ी, मुड़ गई, पहाड़ आए, नहीं पानी आगे बढ़ा तो कहीं रास्ता मिला, पीछे मुड़ गई, फिर पीछे मुड़ गई। तो मैं ये मानता हूँ कि इतिहास जलधारा की तरह टेढ़ी मेढ़ी और कभी कभी आगे जाता है, कभी पीछे भी जाता है। तो इसी तरह इसका हुआ और उसी समय किसी वक्त 1990 के दशक में, क्योंकि सरकार में कोई एक ही व्यक्ति कितना ही सशक्त हो उसके लिए निर्णय करना मुश्किल होता है, लेकिन वो प्रभावित करता है। पहला प्रभाव ये था इसके विरोध का कि 1990 में जी हमारे एक डायरेक्टर थे, उन्होंने एक सोच विचार की, ये कहा कि भाई बहुत जगह से, एक तरह मैंने कहा ना मैं भी इतिहास का हिस्सा हूँ जी बढ़ते हुए तो मैं भी था उस मीटिंग में। वो प्रश्न ये उठा कि जो है ऐसा किया जाए, जब बहुत विरोध है तो कम से कम एक पुस्तक या कोई जो मैगजीन है वो पूरी तरह से ओपन ब्रेल में हो। अच्छा, तो वो निर्णय लिया गया और मैं स्वयं भी इस बात का पक्षधर था जी कि ये जो उन्होंने कर दिया था कि पहली दूसरी कक्षा से ही कॉन्ट्रैक्शंस पढ़ाना जी और उसी में पुस्तकें लिखना, मैं उसका पक्षधर कभी नहीं था। अच्छा, मेरा कहना ये था कि कॉन्ट्रैक्शंस अगर सिखाने भी है, इस्तेमाल करने हैं, तो आप छठी कक्षा से कीजिए जी। प्राथमिक स्तर पर केवल ओपन ब्रेल आनी चाहिए जी। अब अलग अलग राय होती है, मैं भी एक व्यक्ति था तो मैं तो कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं था। तो इस तरह से जब बहुतों के आए तो वो परिवर्तन हुआ और बाद में धीरे धीरे उनका उपयोग कम होता गया। कहना चाहिए पहले जो दिग्गज थे कुल मिलाकर वो मृत प्राय सा ही हो गया मामला। जी जी। तो पहला जो जर्नल था अभी भी मैं देख रहा था और आज उसकी प्रति मेरे सामने रखी है जी। ये जर्नल था जिसका नाम है जी, अभी मैं आपको एक सेकंड में बताता हूँ जी, ताकि सही नाम ले सकूं बिना इसके। जी जी हाँ, इसका नाम है ब्रेल धारा। ब्रेल धारा, जी 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 बिल्कुल, मैंने भी बहुत सालों तक पढ़ा है सर ब्रेल धारा को। हाँ अभी भी आता है। तो बाद में धीरे धीरे फिर वो हटता गया। अब किस समय पर, क्योंकि मैं हिंदी साहित्य बहुत इसका कम पढ़ता हूँ या प्रिंटेड बुक्स अधिक पढ़ता हूँ, सुनता हूँ जो तो अब मुझे पता नहीं कब से, लेकिन अब शायद वहाँ कोई भी कहीं पर भी ये कॉन्ट्रैक्शंस में नहीं पुस्तकें लिखी जाती। जी 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 जी, जहाँ तक मैं समझता हूँ। बिल्कुल ठीक सर। मेहमान सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले अब आगे बातचीत बढ़ाने से पहले जी युवा साथियों से कुछ प्रश्न हैं उनके। निश्चित रूप से मुझे प्रसन्नता होगी, क्योंकि युवाओं से मिलकर और युवाओं के साथ बैठकर मैं ज्यादा खुश इसलिए होता हूँ। आपको बता दूं एक वाक्य में जी, मैं यह मानता हूँ कि जो मैं भी युवक हूँ, लेकिन जो मुझसे कम उम्र के युवक है, जिसे मैंने कहते हैं ना, मुझसे जो अधिक युवक हैं, मेरी उम्र से कम वाले युवक, उनसे एनर्जी ज्यादा मिलती है। जी, सवाल उनसे। कुलवंत सिंह जी हैं सर हमारे साथ। कुलवंत भाई प्रश्न पूछिए अपना। जी सर नमस्कार। कहाँ से बताइए सर? मैं श्री गंगानगर से हूँ, राजस्थान के। अच्छा, जहाँ पर वो ब्लाइंड स्कूल है या कहीं और पढ़ा था? नहीं सर, मैं सामान्य अध्यापक हूँ लेकिन पढ़ा वहीं से हूँ। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। वो मैं गया हूँ इसलिए पूछा मैंने। हाँ, क्योंकि जो आपने ABCD वाला जो बताया था ना, मैंने वहाँ देखा है कि ऐसे सिखाई जाती है टीचर ट्रेनिंग कोर्स में, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। मैं जानता था इसके बारे में। अच्छा चलिए, सुंदर। हाँ जी, सर गलत तो नहीं बताया ना मैंने? नहीं सर, वो मेरे को बड़ा अच्छा लगा था। मैंने दृष्टिमान साथी को ब्रेल सिखाई थी, तो मैंने उसको ये तरीका बताया था। मैंने कहा ऐसे सीख सकते हो आप। जी। तो सर मेरे दो प्रश्न है। एक तो ब्रेल की कमजोर जो होती है स्थिति उससे, और एक ब्रेल के अंदर हिंदी से रिलेटेड दो प्रश्न है। तो एक पूछिए, पहले वाला पूछिए। हाँ सर, पहला प्रश्न ये है कि संस्कृत और हिंदी में कई प्लुत स्वर होते हैं। संस्कृत और हिंदी में प्लुत स्वर होते हैं, प्लुत। हाँ हाँ। और हिंदी में कई जगह नुक्ता लगाना होता है। जी।
और कई बार एक रह होता है वो 4 प्रकार का होता है सर। एक रह, बिल्कुल मैं जानता हूँ, प्रार्थना, पर्याप्त, पर्यंत। हाँ जी। तो सर उसका ब्रेल में कोई समाधान क्यों नहीं निकला, क्योंकि मेरे को इसकी बाद में दिक्कत हुई। देखिए ऐसा है, सबसे बड़ी बात तो ये, प्रश्न आपका बड़ा अच्छा है जी। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आपको 6 बिंदु तक सीमित रखना है ब्रेल को, हाँ जी, तो जो अधिकतम चिन्ह आपको मिल सकते हैं, क्योंकि हम बिंदुओं की संख्या के आधार पर तो अक्षर पहचानते नहीं, हम पहचानते हैं उनकी जो आकार है, बिंदुओं से जो विभिन्न आकार बनता है, शक्ल बनती है उस पर। अब देखिए ठ में भी 4 बिंदु हैं, र में भी 4 बिंदु हैं, लेकिन शक्ल दोनों की अलग है, इसलिए हम उसको ठ और र पहचान सकते हैं। तो जो सीमा है सबसे पहली वो ये कि 6 बिंदुओं पर आधारित अगर हमें काम करना है तो वो 63 चिन्हों से अधिक हमें नहीं मिल सकती। उसी में हमें सब कुछ अपनी आवश्यकताएं पूरी करनी है, एक बात। दूसरी बात ये, जब आवश्यकताएं बढ़ती गई तो उसके 2 ही तरीके थे कि या तो एक के बजाय 2 सेल को हम इस्तेमाल करें जी सर, या फिर बिंदु संख्या, एक सेल जो है 6 बिंदु का स्थान उसमें वृद्धि हो। तो दोनों का ही इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि अब आपको मालूम है हमारे देश में तो नहीं, लेकिन विदेशों में जो ब्रेल है अब वो 8 बिंदु की ब्रेल भी आ चुकी है, क्योंकि हमारी आवश्यकताएं मैथमेटिक्स, साइंस, उसके चिन्ह और उसके बाद में जो कंप्यूटर कोड सारे मिलाकर तो ये पूरे नहीं हो रहे थे। तो वो 8 बिंदु आधारित ब्रेल कोड का जो है निर्माण किया गया है और उसे कंप्यूटर कोड भी कह देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ उसका प्रचार प्रसार अभी है नहीं, कोई जानकारी भी नहीं है और लोग इसलिए अपना जानते। बाकी जो विदेशों के आधार पर यहाँ भी मशीनें बन रही हैं, जैसे यहाँ पर एक ब्रेल डिस्प्ले जो तैयार हुआ है हिंदुस्तान में, उसमें भी आपको 2 तरह की ब्रेल मिलती है, 6 बिंदु आधारित, 8 बिंदु आधारित। तो ये है स्थिति। दूसरी बात ये, नियम ये माना गया था जिस पर ये कोड भारतीय ब्रेल और सब बने हैं कि हम यथा संभव इन्हीं को लेकर अपनी अपनी भाषाओं में आवाज के आधार पर वो अक्षर तय कर लेंगे, चिन्ह लेकर अक्षर तय करेंगे। जैसे ए से मिलती जुलती जो निकटतम ध्वनि है हिंदी में वो है अ, 1.1 वहाँ ए और यहाँ पर .1 अ, ये कर दिया गया। और भाषाओं में भी ऐसा। फिर ये आया, दूसरा नियम ये था कि अगर किसी भाषा की आवश्यकता के को ध्यान में रखते हुए ये चिन्ह अगर संभव नहीं है तो वो जो कुछ अलग अलग छोड़ दिए गए थे बाद के, जिसमें हम जिन्हें इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, उन चिन्हों का प्रयोग हम अलग अलग भाषाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करेंगे जी। तो उसके आधार पर भाई 2 र बनाना, र पूर्ण और जो ये ध्वनि है जिसे हम प्र और पर्याप्त, श्री में इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे पास इतने चिन्ह थे नहीं, तो सीधा उसका एक नियम बना दिया कि र है तो पूरा है, और अगर आधा र ध्वनि जो है, ह्रस्व और जो भी आप कहें, तो उसमें .4 लगा दे। तो वो प्रार्थना में प आधा है तो .4 उस पर है, र पर नहीं है, इसलिए हम वो कर नहीं सकते थे। इसीलिए इस बात को मानकर हम आगे बढ़े। दूसरा प्रश्न कुलवंत भाई। सर दूसरा प्रश्न मेरा थोड़ा अलग है कि वर्तमान में बहुत बच्चे ऐसे हैं जो ब्रेल नहीं सीखना चाह रहे हैं, और मेरी चिंता ये है कि वो यदि ब्रेल नहीं सीखेंगे तो वो शब्द और स्पेलिंग भूल जाएंगे। तो ऐसा कोई प्रयास क्यों नहीं किया जा रहा कि भाई बच्चों को ब्रेल आप हर स्थिति में सिखाओ, नहीं तो तकनीक के माध्यम से हम तुम सुनेंगे तो स्पेलिंग नहीं आएगी तो बच्चे कमजोर हो जाएंगे। मैं ये जानना चाहूंगा। आपका प्रश्न सामायिक है, आपकी चिंता भी मैं समझ सका, लेकिन मैं स्वयं ब्रेल का पक्षधर होने के बावजूद वास्तविकता के साथ हमें चलना पड़ेगा।
देखिए, पहली बात ये है, आप कह रहे हैं जो कम सीख रहे हैं, नंबर 1 ये है मुख्य कारण कि देखिए ब्रेल सीखना सिखाना कठिन है, ठीक, तो इसलिए ब्रेल से लोग बचते हैं, बच्चे भी। दूसरा ये है कि जब सिखाया जाएगा तभी कोई सीखेगा। जी, मैं बिना किसी की ये आलोचना नहीं है, बिल्कुल सर, क्यों मैंने अनेक वर्षों तक शिक्षक प्रशिक्षक का काम किया। जी जी। शुरू में ऐसे प्रशिक्षणार्थी आते थे जो स्वयं दृष्टि बाधित थे या दृष्टि बाधित स्कूलों में काम करते थे, तो दृष्टि बाधित होने के लिए स्वयं भी वो सीखते थे ब्रेल के नियम जी। अब जो 1980 के दशक से बहुत बड़ा परिवर्तन आया जी, वो बहुत से ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहाँ पे स्पेशल बीएड और एमएड सब चलने लगा, ठीक है। तो वो दृष्टिवान व्यक्ति वहाँ आते हैं, और जब दृष्टिवान व्यक्ति आते हैं, एक तो उनको अपने आप में ब्रेल सीखना मुश्किल है जी। दूसरा ये कि ब्रेल सीखना उस समय उनका मुख्य उद्देश्य होता है परीक्षा पास करना सबकी तरह। तो परीक्षा पास करने के लिए तो आप जानते हैं, जैसे अब विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम के अनुसार कुछ जगह मैं जानता हूँ कि वहाँ पर बीएड में एक ही पेपर है 100 अंक का, और उसी 100 अंक में जैसे भी बांटा है 25-25 करके जो भी है, तो उसमें मोबिलिटी की भी ट्रेनिंग है, उसकी भी परीक्षा है, और ब्रेल शिक्षण और ब्रेल वाचन लेखन भी उसी में शामिल है, और एक दो चीजें और भी हैं। तो आप समझिए 100 अंक हैं, तो उसमें ब्रेल को अगर थोड़ा भी कोई जानता है तो पास तो वो हो ही जाएगा, क्योंकि कुल 100 में से अंक प्राप्त उसने करने हैं, और ये प्रैक्टिकल है, सब अपने घर पर होता है, आधा आधा जी, तो वो पास हो जाती है जी। मतलब मैं यहाँ तक जानता हूँ, जिसने किसी ने कहा एग्जामिनर भाई तू अपना नाम लिख दे, और अगर उसने ब्रेल में अपना नाम लिख दिया तो उसे मान लो जो उसमें से उसको 70-60% अंक ब्रेल के मिल गए, तो ऐसी स्थिति में फिर तुरंत नौकरी मिलती नहीं, सबको मिलती नहीं, उसके बाद वो भूल भी जाते हैं। तो आप ही बताइए, जब सीखने वाला तैयार नहीं, सिखाने वाले को मुश्किल है। और फिर आप बहुत से बालक आजकल ऐसे आ रहे हैं जो पहले कम थे। अच्छी बात है कि आजकल अधिकतर दृष्टिबाधित बच्चों में अधिकतर में आंशिक दृष्टि होती है जी। और जो आंशिक दृष्टि वाला बालक बालिका है वो ब्रेल से वैसे भी चिढ़ता है, उसको अनजाने ये लगता है, कहे या ना कहे, कि ब्रेल तो ब्लाइंड माने टोटली ब्लाइंड के काम की चीज है, मैं तो वैसे ही काम चलाऊंगा। तो ये बहुत से कारण है जिसकी वजह से, ऐसे बहुत सारे कारण हैं। और आकांक्षा सिंह है सर हमारे साथ में जी, ये छत्तीसगढ़ से हैं, शिक्षक हैं? नहीं, ये विद्यार्थी हैं सर। जी जी जी, आकांक्षा अपना प्रश्न पूछें सर से। जी नमस्ते सर। नमस्कार आकांक्षा। सर, जैसे अभी ब्रेल की बात हो रही थी, तो क्या ये आधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रभाव इतना मतलब हो गया है जिसके कारण नहीं सीखना चाह रहे हैं, तो क्या आगे चल के ये ब्रेल लिपि के अस्तित्व पर भी प्रभाव डालेगा? बहुत सुंदर, यही तो बात है कि आप उसके विषय और उसके भविष्य के विषय में भी सोच रही हैं। आप कौन सी कक्षा और कहाँ पर विद्यार्थी हैं आकांक्षा? छत्तीसगढ़ में? जी, अभी हमने इस वर्ष JR यूनिवर्सिटी में बीएड स्पेशल प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट। अच्छा, बीएड में तो मतलब आज ही शिक्षक बन गई हैं। बहुत सुंदर जी, बहुत सही प्रश्न। देखिए ऐसा है, एक बात तो ध्यान रखिए कि मनुष्य प्रवृत्ति जो है, मानव प्रवृत्ति ये है कि वो सुगमता की ओर भागती है। मैं कह नहीं सकता कि आप पूर्ण दृष्टिहीन हैं। आपको कितना दिखाई देता है, एक या दोनों आंखों से? जी, हम पूर्णतः दृष्टिबाधित है। पूर्णतः? अच्छा, इसलिए ये बात है। अब देखिए, जैसे आप पूर्णतः दृष्टिबाधित हैं, मैं भी हूँ, डोंट वरी, मैं भी पूर्णतः दृष्टिबाधित हूँ। और बात ये है कि हर व्यक्ति सुगमता, आसानी की ओर बढ़ता है, जिसे दार्शनिक उसमें हम हेडोनिज्म कहते हैं जी। उसका मतलब ये होता है
उसमें कहा था कि देयर आर 2 मास्टर्स इन वंस लाइफ, प्लेजर एंड पेन। हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए 2 मुख्य शक्तियां हैं, एक तो कष्ट और दूसरा आनंद। तो आप भी समझ सकती हैं, मैं समय क्योंकि कम है, देखिए हर व्यक्ति आनंद की ओर जाना चाहता है, कष्ट से बचना चाहता है जी, यथासंभव। अब जैसे जिस वक्त हम चलते थे तो बहुत बार कोई साधन था ही नहीं, तो भाई स्टिक लेकर चलते थे। स्टिक लेकर मैं तो जिस जगह पढ़ा हूँ, बड़ी भीड़ वाली जगह, स्टिक्स भी टूटती थी, सर भी फूटता था ट्रक से, खून भी आता था जी, चलना पड़ता था, इसलिए चलते थे जी। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो थोड़ा भी देख सकता है, तो भाई वो क्यों टक्कर खाना चाहेगा कि मैं आंख बंद करके ही चलूं, ठीक है ना जी। इसी तरह से ब्रेल क्योंकि सीखना भी कठिन है और उसको लाना ले जाना कठिन है, बड़ा वॉल्यूमिनस है, भंडारण मुश्किल है। तो हम होता ये है कि जितने आधुनिक टेक्नोलॉजी आ रही है उसके मुताबिक हम उसकी ओर बढ़ते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रेल का अस्तित्व खतरे में है या ब्रेल समाप्त हो जाएगी। ये भी मैं बता दूं आपको, ब्रेल कम होगी, कम लोग पढ़ेंगे, वो कम लोग भी कम जानेंगे, आवश्यकता के मुताबिक ब्रेल पढ़ेंगे लिखेंगे, लेकिन ब्रेल का महत्व बना रहेगा, ब्रेल चलती रहेगी। अब मुझे ही देखिए, मैं बताता हूँ औरों को भी कि मैंने अपनी बहुत सारी ब्रेल पुस्तकें ऐसे ही दे दी और अब मैं इस्तेमाल करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक ब्रेल मशीन्स का, जिसे हम कहते हैं ब्रेल डिस्प्ले, पेपरलेस ब्रेल जी। अब उसमें मेरे पास सैकड़ों बुक्स हैं, एक बटन दबाने से एक पुस्तक आई, पढ़ते गए बड़ा अच्छा है। ट्रेन में जाते हुए भी पढ़ सकता हूँ, घर बैठे पढ़ सकता हूँ। तो ये बात है। तो आप ये मान लीजिए टेक्निक से या टेक्नोलॉजी से जी 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 आप उसकी ओर बढ़ेंगे, लेकिन ब्रेल समाप्त नहीं होगी। सर, आपको नहीं लगता कि अब समय आ गया है कि सभी संगठनों को, सभी मतलब एक तरह से एक्टिविस्ट्स को मिल करके इस ओर प्रयास करना चाहिए कि जो ये पेपरलेस ब्रेल है वो बहुत सारी सुविधाओं के साथ इंटीग्रेटेड करके ऐसी कोई मशीन निर्माण की जाए, जैसे और मतलब वही जैसे ब्रेल डिस्प्लेज है उसी में ही सर पेन ड्राइव की सुविधा भी हो जाए, उसी में ऑडियो की सुविधा भी हो जाए। यानी क्या है कि वही सुगमता की ओर जाना चाहता है, जैसा आपने कहा ना सर। तो अगर ब्रेल मशीन में ही बहुत सारी सुविधाएं मिल जाएंगी तो कहीं ना कहीं ब्रेल की ओर रुझान जो है वो बना रहेगा लोगों का। और प्राथमिक विद्यालयों से ही जो आजकल कई सारी सामग्रियां बांटने का चलन चला है, हमारे में भी चला है, मोबाइल बट रहे हैं, ये बट रहा है, वो बट रहा है, तो इनकी ओर सर भले ही 10 में से 1 विद्यार्थी को ही मिले, लेकिन बड़े पैमाने पर ये ब्रेल मशीनें जो हैं विद्यार्थियों के हाथों में पहुंचाई जाए और इनकी रेट्स कम से कम करके ये प्रयास शुरू हो। सर, ऐसा नहीं होना चाहिए? देखिए साहब, मैं अपने अनुभव से ये कह सकता हूँ आज जी। 2 बातें होती हैं, एक यथार्थ और एक जो है आदर्श जी। तो आदर्श की दृष्टि से तो आपकी बात सही है, वो मैं बताऊंगा, लेकिन यथार्थ ये कि जो 2-3 बातें आपने कही जी, ये हो नहीं सकता है। अच्छा, अब आप कहेंगे अगर 1 मिनट में, तो इसलिए नहीं हो सकता जी। नंबर 1, आप कहें कि संगठन मिलकर इसको करें जी। पहले तो संगठन मिल ही नहीं सकते, आप कुछ भी कहिए। इसीलिए सर मैंने ये कहा था कि भाई वक्त आ गया है कि इस पर सोचना चाहिए। नहीं, वक्त आ गया है, लेकिन आवश्यकता और जो आप मनुष्य को मनुष्य ही रखेंगे ना। जी 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 भाई, मनुष्य को न तो आप अगर कुछ बदलेंगे तो वो देवता होगा, पशु होगा। हो सकता है सर ये कार्यक्रम सुनने के बाद हो जाए शुरू। हालांकि मुश्किल है। शुरू तो हो सकता है, उसमें मुझे कोई शक नहीं है जी जी जी, क्योंकि विचार बीज होता है, पहले विचार आता है जी, फिर वो वास्तविकता में परिवर्तित होता है जी। लेकिन ये जो है ना जी जी, उसका दूसरा कारण ये कि हर संगठन का कोई मुखिया है जी। हर मुखिया, उसकी एक आवश्यकता ये है, कहे कुछ भी, कि वो अपना वर्चस्व बना के रखना चाहता है जी, अपने संगठन में और दूसरे संगठनों में
जी, करेक्ट। तो भैया दूसरों से मिलेगा तो उसका वर्चस्व कहीं कम होगा जी, तो वो क्यों करेगा। दूसरी बात ये है बांटने की। आप किसी कंपनी में गए, आप कहें साहब आप मोबाइल का कर दीजिए या छड़ियों का कर दीजिए 100 छड़ी 200 जी, तो इतना पैसा उसको दिखता है कि भैया 200 छड़ी जाएगी, मेरे हाथ से 1-2 बंटवाएंगे जी, तो लोकप्रियता यश हर व्यक्ति चाहता है। जी, जी, जी। अब यही काम मैं बताऊं, कुछ सुन रहे होंगे मेरे साथी जी, कि मैंने भी कोशिश की थी कि विचार को आगे बढ़ाने के लिए संगठन हो जिसमें चर्चा हो, ये हो जी। तो शुरू में दृष्टिहीनों ने जो सदस्य ने उन्होंने कहा जी ये तो अक्टूबर है तो इसमें कुछ लोग आएंगे। मैंने कहा इसमें एक विचार गोष्ठी रखी कि ये इस पे चर्चा करेंगे जी। तो उन्होंने कहा जब आप श्वेत छड़ी दिवस पर चर्चा रख रहे हैं तो एक छड़ी बांटिए। मैंने कहा जी ठीक है, किसी तरह से वो भी व्यवस्था हो गई जी। किसी ने, मैंने कहा किसी से मिल भी गई, लेकिन हुआ ये कि उसमें छड़ी लेने वाले जो आए उनका मुख्य भी वो ये था ध्येय कि छड़ी मिलनी चाहिए जी। और सुनना जो था, जो चर्चा थी उस पे किसी का ध्यान रहा नहीं। तो मैं तो हार गया। मैं अपनी पराजय स्वीकार कर रहा हूँ जी। ऐसा एक बार नहीं, मैंने 2-3 बार कहा। मतलब सर मुद्दा यही है कि मतलब हर मामले में जी चाहे प्राइज ही देना हो तो मैं कहता हूँ कि प्रयास करके ब्रेल डिस्प्ले दीजिए ना प्राइज में, कहाँ दिक्कत है। नहीं आजकल से सर छोटी छोटी शुरुआतें की जा सकती हैं। जी हाँ हो रहा है, लेकिन आजकल तो जैसे मैंने कहा कि उस जमाने में कभी मुझे प्राइज मिला था फर्स्ट स्कूल में, वो ₹1.25 की किताब थी जी। तो वहाँ से हम बहुत आगे जी। आज कई संगठन है, अभी आप देखेंगे जहाँ ब्रेल के प्रतियोगिताएं होती हैं वहाँ पर केवल एक में रीडिंग में, राइटिंग में, इंग्लिश रीडिंग, इंग्लिश और राइटिंग में 15,000, 10,000, 8,000 का पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है ना जी जी। लेकिन उसमें वही बात है कि लोगों को उनकी मांग भी यही होती है, वो देना भी शायद ये चाहते हैं कि कैश मिले तो हम कुछ और ले लेंगे। ठीक है ना जी जी। तो आवश्यकता जो है और जो दबाव होता है जी जी उसके अनुसार ही संगठन भी कैसे चलते हैं। भाई संगठनों को पैसा चाहिए, पैसा देने वालों को यश चाहिए, प्रतियोगियों को अपने मन का कुछ ये चाहिए। बिल्कुल सही। आप दे दीजिए, मैंने देखा है लोगों ने मोबाइल दिया और क्योंकि या कुछ और दिया, उन्होंने क्या किया कि उसको बेच के जीन्स ले ली। ये वास्तविकता बता, ये सच्चाई है सर, ये हम भी देख रहे हैं, हमारे आसपास भी देख रहे हैं। चलिए सर तो बस बहुत जबरदस्त चर्चा हो गई और वही हमेशा की तरह कि चर्चाएं जारी रहें आपके साथ, ऐसा लगता है। और ब्रेल एक ऐसा विषय है सर जो बहुत दिल के करीब है हम सभी के, तो बड़ा अच्छा भी लगता है इस पर जितनी चर्चा हो। और मैं भी खुले मन से और स्पष्ट रूप से अपनी बात कह पा रहा हूँ। समय आ गया है सर कि एक हाथ में कलम और एक हाथ में कीबोर्ड। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो सही, यही चाहता हूँ। चलिए सर बहुत खूब। कुल मिलाकर के आज के इस शो से यही संदेश जाएगा जी। और बहुत बहुत धन्यवाद चौहान सर। अगर भविष्य के गर्भ में क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन उम्मीद करते हैं कि हमारे कुछ और साथी जुड़े तो अगले शनिवार भी बातचीत का सिलसिला आपके साथ जारी रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, जो हम कर सकते हैं हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी 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 जी। रेडियो मधुबन, धन्यवाद, नमस्कार। रेडियो मधुबन 90.4 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। तो श्रोताओं मिलते हैं अगले शनिवार मन की आंखों से कार्यक्रम में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार सर।